इस समय देश में विकल्प की बात हो रही है, वैकल्पिक राजनीति की बात हो रही है। और उस वैकल्पिक राजनीति में खास करके दो धारा दिखाई पड़ रही है। एक तो जो व्यवहारिक राजनीतिक रूप से अपना बिहार दिखाई पड़ रहा है कि वहां वामपंथियों को लेकर के और समाजवादियों को लेकर के और कांग्रेस को जोड़ करके एक वहां वैकल्पिक धारा बन रही है, जो कि बनती हुई और मजबूती के साथ दिखाई पड़ रही है, जिससे शिल्पकार अपने नतीजे वहां बने हुए हैं। और एक दूसरी धारा हमको महाराष्ट्र में हमको दिखाई पड़ रही है, जहां पर कि शिवसेना और कांग्रेस को लेकर के और उसके उसके जो मुख्य शिल्पकार हम हमारे शरद पवार जी हैं। तो इसके लिए जिस कूटनीतिक रणकौशल की आवश्यकता होती है, हमको लगता है कि उस समय देश में शरद पवार का फिर कोई दूसरा विकल्प है नहीं ऐसी हालत में। और ऐसी हालत में शरद पवार जी का यह जो धमाका है कि हम पद छोड़ देंगे और पद उन्होंने अपना छोड़ दिया, तो इन सारे संदर्भों का राष्ट्रीय राजनीति पर आप इसका क्या असर देखते हैं? जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी भी ये तीन पार्टियों से छिना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, राष्ट्रवादी ये कांग्रेस पार्टी है, अपना तृणमूल कांग्रेस है। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने स्तर से लगी हुई है कि इन सारे लोगों को कैसे खंड दर खंड करके टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाए। और ये खास करके शरद पवार और एनसीपी के ऊपर जिस तरीके से डोरा डाल रही है अपना भारतीय जनता पार्टी, तो इन सारे संदर्भों में शरद पवार की भूमिका को आप जो किस तरीके से देख रहे हैं उनकी इस एक्शन को? नहीं, देखिए, शरद पवार की भूमिका जो विद्या चौहान जी कह रही हैं, अगर वैसी भूमिका रहती है, साहसिक भूमिका, और जो नेशनल इशूज है उन पर एक तरह से फर्मनेस रहती है, और जो विपक्षी दलों को एक करने का जो प्रयास रहता है उसमें वो अपनी भूमिका निभाते हैं, तो फिर शरद पवार की पावर बढ़ेगी और शरद पवार का महत्व बढ़ेगा और एनसीपी की भी एक अहमियत बढ़ेगी। और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी भी, जैसे कि 1 मई को उसने बड़ी भारी रैली की, उसी तरह से जो है और भी सक्रियता बनी हुई है, लेकिन वो सक्रियता जो है वो 2024 के लिए जब कोई तो फोन ये आता है जो तो है आवाज। वो, जी 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 जी, तो ये चीज जो है बहुत गंभीर है। स्थानीय स्तर पर पवार साहब मान लीजिए कि जो है वो एक 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 मिनट साहब, 1 मिनट। अ, शिवा, सर गाड़ी लेके आया, जरा देख लो। तो स्थानीय स्तर पर शरद पवार की अपनी भूमिका है, वो भावनात्मक स्तर पर, पार्टी को जो है वो संगठित रखने के स्तर पर वो भी एक चुनौतीपूर्ण भूमिका हो गई है। और ये जान लीजिए कि इसमें ये अचानक सब नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी को खंड खंड करने की कोशिश करेगी, ये उसी व्यापक योजना का ही एक हिस्सा। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, या मैं कहता हूं कि हिंदुत्ववादी शक्तियों के विरुद्ध, जो दल, जो सामाजिक संगठन, जो जातीय संगठन एकजुट होने की कोशिश करेंगे, उनको बांटने के लिए वह सरकारी मशीनरी से लेकर के और तमाम मुद्दों का, को हथियार बनाएंगे। और उसमें जो है वो एक तरह से परिवार में भी विभाजन कराएंगे, छवि खराब करेंगे और तोड़ फोड़ करेंगे। और इससे भी नहीं कोई मानेगा, तो जो विद्या जी कह रही थी, वो ईडी वगैरह का जो दबाव है वो स्पष्ट रूप से। अब इतने सारे जो है वो हथियारों से बच करके अगर एनसीपी खड़ी रहती है और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को इंटैक्ट रखती है, तो मुझे लगता है कि विपक्षी एकता चाहने वालों को एक बड़ी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन ये अभी उसका उसका इम्तहान भी जो है वो मामूली मामला नहीं है कि जो है अभी तुरंत चीजें उसका अभी लंबा समय है। तो बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि अभी होनी है। तो पवार साहब कई मोर्चों पे लड़ रहे हैं और वो मोर्चे कोई हल्के फुल्के नहीं है। अगर पवार साहब को सपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोई जो है वो आधार प्रदान करता है, पवार साहब को सपोर्ट करने के लिए सुप्रिया सुले, अजीत पवार, ये कहीं या जो भी जयंत पाटिल है, जो कहीं और जगह जाने की बजाय वो इंटैक्ट होकर के उनके साथ खड़े रहते हैं, पार्टी को एकजुट रखते हैं और पार्टी को जो
हिंदुत्ववादी फिसलन है उससे बचा ले जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो स्लिपरी पाथ है भारतीय राजनीति का वो हिंदुत्ववादी फिसलन है। और अगर कोई पार्टी जिसका कि एक तरह से सेकुलर क्रेडेंशियल काफी कुछ रहा है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ऑनेस्ट और मतलब जो है बहुत पाक साफ किसी राजनीतिक दल का जो है वो चार्ट रहा हो, जो उसकी बैलेंस शीट हो, लेकिन ये जो कम्युनल इश्यूज पर अगर पवार साहब इंटरेक्ट रहे हैं तो उससे अगर बच जाएंगे तो फिर ये भारत राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत उपयोगी होगा और ये खेल चलेगा लंबे समय तक। अब इसमें जो है वो जद्दोजहद करते हुए, डूबते उतराते हुए, टूटते और जुड़ते हुए और किस तरह से नेशनल इश्यूज को जिंदा रखते हैं, अपनी नेशनल एक्टिविटीज को जिंदा रखते हैं, अपने वेट को जिंदा रखते हैं, ये एक बहुत जो है वो देखने की चीज है। और सारे जो है ऑब्जर्वर्स इस बात को निगाह में रख रहे हैं। मीडिया ने पवार साहब को हमेशा अप्रिशिएट किया है, उनको महत्व दिया है। और जब उनकी कोई बहुत ज्यादा लोकसभा में ताकत नहीं होती थी तब भी नेशनल मीडिया उनको प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में देखता था, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में देखता था। और कोई क्षेत्रीय दल या दिल्ली का कोई बड़ा राजनेता नहीं है जिससे वो निजी संपर्क में ना हो। उनकी एक बड़ी भूमिका 24 में बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि ये राजनीति जो है, मैं एक बात कह दूं आपसे, देखिए दो तरह की राजनीति भारत में चल रही है, एक गुजराती दांव की, एक मराठा दांव की। देखिए कौन सा दांव लगता है। मराठा दांव बहुत पॉपुलर फ्रेज है जिसका कि सावरकर इस्तेमाल किया करते थे, मराठा दांव का। तो मराठा दांव जीतता है कि गुजराती दांव जीतता है, पवार साहब की पावर इस बात पर निर्भर करेगी। अगर गुजराती दांव ने उन्हें पटकनी दे दी और वो मराठा दांव नहीं चल पाए तो हम लोग जो है विपक्षी एकता और एनसीपी के फ्यूचर को लेकर के हम बहुत एक तरह से निराशाजनक स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन अगर मराठा दांव चल गया और गुजराती दांव चित्त हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं गडकरी से लेकर के, बहुत सारे लोग हैं महाराष्ट्र के जो भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। तो अभी जो राष्ट्रीय राजनीति है उसकी निगाह महाराष्ट्र पर बहुत ध्यान से है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में गुजरात की जो भूमिका इस समय बनी है वो जरा जो है वो लोकतंत्र को बेचैन करने वाली है, परेशान करने वाली है। क्या महाराष्ट्र की राजनीति लोकतंत्र को राहत देने वाला कोई कदम, कोई माहौल बना सकती है, यही देखना है। और उसमें पवार साहब की एक प्रमुख भूमिका भी बन सकती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसके लिए पवार साहब को अपना जो मतलब जो है जो राजनीतिक पुरुषार्थ है, उस राजनीतिक पुरुषार्थ को कायम रखना होगा। पुरुषार्थ से फिसलने के बाद ये काम हो पाएगा ऐसा मैं नहीं। धन्यवाद जी।